हेलो बच्चों। तो आज आप लोग के लिए एक जड़ी बूटी लाए हैं, है ना। जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है उनके लिए समझ लीजिए ये जड़ी बूटी का काम करेगा। ये दोनों के लिए, बेसिक और स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, टोटल जो है ना फॉर्मूला डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर का, टोटल चैप्टर का, एनसीईआरटी का। तो इससे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपका जो है आता ही आता है दो चार। तो प्लस क्या है कि आप थ्योरी वाला क्वेश्चन कैसे करोगे जब तक कि आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा। तो फॉर्मूला एक जड़ी बूटी का काम करता है एग्जाम के टाइम में। अगर आप फॉर्मूला नहीं करके जाओगे तो बहुत पछताओगे, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं लाए, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन भी ऐड किए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे आप सिर्फ फॉर्मूला को देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो तब समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर 8910131732। तो सिर्फ पीडीएफ से अगर आप कीजिएगा अपने आप तो नहीं होगा, लेकिन आप पहले वीडियो को देखिएगा फिर पीडीएफ को देखिएगा, तब माइंड में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। और मस्ती मजाक में इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, है ना। मस्ती मजाक करते करते पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जो है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, छोटू सा, है ना। और आपको कितना नंबर देगा, 6। बहुत सारा टॉपिक तो सीबीएसई ने इस चैप्टर से डिलीट कर दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इससे जो ना डिफिनेशन आता है, या तो एमसीक्यू पूछ सकता है ना, या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या है ये टॉपिक समझते हैं। लिखा हुआ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब है हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अपना इजी लैंग्वेज में आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर which can be expressed, है ना, या which can be written in the form of what, product of primes, that is called composite number। अब composite number होता क्या है ना, और प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर पहले समझते हैं। प्राइम नंबर किसको बोले, जो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, जैसे कि 2, है ना, 5, 7। तो ये सारा क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। अब इस में जो डिफिनेशन दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 6 एक कंपोजिट नंबर है, 2 × 3, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 5 तो आपका प्राइम नंबर है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि हर एक कंपोजिट नंबर का डिफरेंट फैक्टर मिल रहा है। वहीं पे आगे नोट करके लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। ये माइंड में जो है ना स्टोर कर लीजिए, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर लोगे। तो नोट में लिख दिए हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नेचुरल नंबर का वो हमेशा यूनिक होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 आया, यहाँ पे 2 × 3 आया, यहाँ पे 2 × 2 3 बार 2 आया। फिर आप अगर 10 का लेते हो, है ना, तो 2 × 5। तो आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट फैक्टर मिल रहा है ना। तो ये जो है ना यूनिक है, हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन है जो कि समझ लीजिए मेन क्वेश्चन हम ऐड किए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n विद द डिजिट 0। यानी कि अगर 4 to the power n कोई नंबर है और n कोई नेचुरल नंबर है, तो चेक करना है कि चेक देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n विद डिजिट 0। यानी कि जो एंड होगा, लास्ट टर्म जो आएगा वो 0 होगा। जैसे कि 10 का लास्ट टर्म में क्या है, 0 है। तो अगर हम 4 का पावर n है और n के प्लेस पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 पुट करते जाते हैं, तो क्या लास्ट टर्म में 0 मिलेगा, चेक करते हैं। तो 4 to the power 1 करेंगे तो 4 होगा, जो कि 0 नहीं आ रहा है ना। फिर
4 टू द पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो अगर आप पुट करते जाओगे उसी तरह 4 टू द पावर 3 करोगे तो 64 आएगा, तो आएगा ही नहीं, है ना, जीरो लास्ट टर्म में आएगा ही नहीं। तो ये कैसे आया ये समझना है कि 10 में ही क्यों आ रहा है ना। 10 का मल्टीपल जितने भी है सब में आएंगे, 20, 30, 40, 100, है ना, 200, तो सब में लास्ट टर्म में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि 10 का जो फैक्टराइजेशन, जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 5 आएगा, है ना। तो इसमें एक पॉइंट माइंड में नोट कर लेना है कि ये जीरो आता क्यों है। तो इससे ये समझना है कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर 2 और 5 का फैक्टर होगा तब लास्ट टर्म में जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ क्या है, 4 है और 4 टू द पावर n है, और n के प्लेस पे अगर हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं देन वी कांट गेट लाइक दिस 10, है ना। 10 के जैसा आपको नहीं मिलेगा, लास्ट टर्म में जीरो एंड विद जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाओगे, सॉल्यूशन लिखा होगा देख लोगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में जो रिलेशन होता है वो समझेंगे, और ये जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको भी कर लोगे तो यही है रिलेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। तो ये माइंड में नोट करके जाओगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। ये जो ना ए और बी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फॉर्मूला लगाना है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना है, और 2 नंबर दिया हुआ है, तो 2 नंबर का क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, समझ गए, हाँ। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 देन फाइंड देयर एलसीएम। तो ये तो इजी है ना, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। चलिए थ्योरम 1.3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, थ्योरम नहीं आता है, इससे क्वेश्चन ये आता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, सो दैट 5, ये दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक रूट 5 कर ले तो रूट 2 रूट 3 कर लोगे, उसी तरह लिखना है ना। लेकिन ये जो है ना, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ये भी करके जाओगे, ठीक है। तो ये थ्योरम कहता है क्या कि लेट पी बी अ प्राइम, पी कोई प्राइम है, प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को देन p डिवाइड्स ए, तो p डिवाइड ए को भी करेगा, वेर a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये थ्योरम नहीं आता, ये जरूर करके जाओगे, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट है, इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट नोट है ये, समझ लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो याद रखना कि सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज रेशनल, रेशनल और रेशनल का जब सम करते हैं तो क्या मिलता है, रेशनल मिलता है ना। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जब भी आप रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इरेशनल, तो ये तो इजी वे से लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज रेशनल, तो सब कुछ लिखा हुआ आप लोग देख लोगे, इसको लर्न करके जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो भी अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चला रहे हैं ना, ये सबको इग्नोर करिए। जो चैट करते हो ना, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है आप लोग के लिए, एग्जाम के टाइम में ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो पॉलिनोमियल का फॉर्म अगर ये है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, where a is not equal to 0 is called polynomial in x of degree n। ये फॉर्म हो गया उसका, ठीक है। तो एमसीक्यू में आएगा तो इसको आप टिक कर सकते हो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होगा, है ना। जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, तो यहाँ x का पावर क्या है, 1, तो ये डिग्री 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल आपका 2x प्लस 3, है ना। फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसका डिग्री 2 देन दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे पावर क्या है आपका 2, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 3। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नाउन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हो गया एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, क्यू है, 3 है ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका वेरिएबल वन वेरिएबल होगा, एंड एक्स है तो एक्स ही में रहेगा, वाई है तो वाई में ही रहेगा। विच हैज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जिसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहले ग्राफ वाला क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, तो कहने का मतलब है जितने बार एक्स, बस माइंड में बैठा लो कि जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि इसमें एक भी नहीं कट कर रहा है तो ये जीरो, इसमें एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। इसमें एक बार कट किया तो 1 हो गया नंबर ऑफ जीरोस, है ना। इसमें कितने बार कट किया, तो इसमें 1 2 3, तो ये 3 हो गया, है ना, 3 नंबर ऑफ जीरोस। ऐसे लिखो, रोमन में नहीं लिखना है ना। यहाँ पे 2, तो ये 2 नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो जितने बार जो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही टाइम्स उसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, है ना। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट, जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच में जो है रिलेशन क्या होता है ये समझना। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो माइनस बी बाई ए जो होता है ये आया कहाँ से, तो देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का ही बी है, तो ये बी एक्स जो है ना, ये बी यहाँ पे है, ठीक है, माइनस आ गया, फॉर्मूला है ये। और ये ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये समझना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। ये तो कर लोगे, इजी है, क्योंकि सब बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने फार्मूला का 1 शॉर्ट वीडियो है, इसलिए फार्मूला ही डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। ये भी कर लोगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ये सारे जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना बाहर से आते हैं, तो बाहर से आते हैं क्वेश्चन, इसको करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आया कैसे, सो समझिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये कैसे होगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होगा, है ना। तो फिर से क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसी तरह दूसरा है फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसके इक्वल ये कैसे हुआ, तो जब आरएचएस को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देख रहे एलएचएस आपका आ गया। तो इसी तरह का सारा जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओगे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हुए ये बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, यहाँ पे x है ना, तो -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, तो -1 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए -2 अपॉन 6। तो ये देखिए ये क्या हुआ आपका a हुआ, ये 1 यहाँ पे है तो b हुआ, ये c हुआ, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये है ना, ये निकालना है फार्मूला। तो
तो बात की बात है, अभी ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये तो आराम से पुट हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा के प्लेस पे, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे पुट कर दोगे, आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ये आपका कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका जो बनेगा इस फॉर्मूला से बनेगा, इसमें पुट कर दोगे आ जाएगा आंसर, है ना। अब यहाँ पे भी थोड़ा फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे तो आप पुट नहीं कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा रहता तब ना पुट करोगे। तो इसके लिए क्या करोगे ना, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट बताया अभी ऊपर में, अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो यही पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये भी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी से करके जाते हो तो इनफ है। इससे क्वेश्चन मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन वाला भी आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आपका एलिमिनेशन मेथड। इससे एक क्वेश्चन आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, है ना। तो एक क्वेश्चन आना तय है और एक वर्ड प्रॉब्लम तय है, तो बाबू इसको जरूर करके जाओगे, ठीक है। और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी करवाएंगे अभी हम। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है ये समझना। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स, है ना। लेकिन a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ओके। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑफ x एंड y। एग्जाम्पल है आपका दिया हुआ, ये समझ जाओगे, बहुत ईजी वे से लिखा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल है, यानी कि क्वेश्चन ही है, सो डैट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये वेरीफाई करना क्या LHS RHS के इक्वल है, तो ये वही चीज, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 2 पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट वही चीज लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे, y का वैल्यू 3 पुट करोगे, देन यू विल गेट व्हाट 2, दैट इज वो क्या है, RHS के इक्वल है कि नहीं है, समझ गए। तो ये हो गया आपका अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल जो है लीनियर इक्वेशन कैसे होगा ये समझना। एक तो लीनियर इक्वेशन ये जो है 2 वेरिएबल का ही है, लेकिन पेयर में नहीं है, क्लियर। पेयर में कब होगा, जब 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का होगा, मतलब 2 होगा पेयर में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये बोथ पेयर में है, क्या है, पेयर में है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पढ़े होंगे। लेकिन अब जो बताने वाले हैं ना बच्चों, वो आपका जड़ी बूटी है, ठीक है। चलिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इसका 3 ही पॉसिबिलिटी है, याद रखोगे, ओनली 3, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगर 2 लाइन लोगे ना तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। आप करके दिखा दो, इम्पॉसिबल है ना। तो देखो, द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, पहला पॉसिबिलिटी। अगर 2 लाइन अगर कहीं प्लेन में रखोगे तो ये सिर्फ क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है 1 पॉइंट पे, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा, द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। दूसरा क्या हो सकता है, अगर 2 लाइन हम एक प्लेन में रख रहे हैं तो या तो वो पैरेलल हो सकता है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी कि वो कोइंसिडेंट हो सकता है, द 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंट। तो यही फिगर में यहाँ पे दिखाए हुए है ना, तो आप लोग खुद से समझ सकते हो कि 2 लाइन कभी भी अगर इंटरसेक्ट करेगा तो 1 पॉइंट में कर रहा है ना, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, 2 लाइन पैरेलल हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी। थर्ड क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही लाइन पे एक और लाइन जाएगा, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, ओके। जिस तरह गौर करके क्लास में देखते हो ना ध्यान से, उसी तरह यहाँ भी ध्यान से देखिए, क्योंकि है ये मैथमेटिक्स। अगर आप थोड़ा सा माइंड इधर उधर करोगे, चैट वाला ध्यान लाओगे, है ना, तो जाओगे भीतरे में, ठीक है। तो ये नहीं करना है। चलो, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये भी पढ़ लोगे, बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। अब समझते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। जब भी एक सॉल्यूशन होगा, जैसे कि 2 लाइन है, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो एक सॉल्यूशन यहाँ मिला ना जी, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, उससे ज़्यादा हो चलेगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी, एक तो यूनिक एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा और एक इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोइंसिडेंट करेगा पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब
एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट में तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब पैरेलल लाइन होगा, दो पैरेलल लाइन होगा, है ना। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। क्लियर? अब ये टेबल आपको जरूर लर्न करना है ना। ये टेबल अगर लर्न करके जाओगे बाबू तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर वही बात होगा 80 में आएगा 40, क्योंकि फॉर्मूला ही लर्न नहीं रहेगा तो करोगे क्या एग्जाम में। क्लियर? तो ये जो है आपका दिया हुआ है, पूरा टेबल ही दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। वही चीज़ें बता दी है। तो ये टेबल जरूर लर्न करके जाओगे, लेकिन यहाँ पे जो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो ये अभी जो बताए वो माइंड में बैठा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर आप जब निकालोगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट होगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, तभी तो कंसिस्टेंट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दिया, क्योंकि एक पॉइंट पे कट किया। अब कोइंसिडेंट करेगा तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा, तो वो भी जो है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है ही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा, है ना। और ये भी याद रखोगे, ठीक है। जब इक्वल होता है यहाँ पे C1/C2 इक्वल नहीं होता है, पैरेलल लाइन होता है नो सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो ऑब्वियस है सॉल्यूशन होगा ही नहीं पैरेलल के केस में। देखिए जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा कहाँ। क्लियर? ये हो गया आपका। अब है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड, दोनों बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लोगो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए, तो द बेस्ट इज एलिमिनेशन मेथड, तो इसको यूज कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो बच्चे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो 21x + 47y 47x + 21, देखो यहाँ पे इंटरचेंज है, x और y का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे देखोगे 21 है तो यहाँ है 21, है ना। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिले तो यही मेथड यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन इसको सपोज कर लेना है ना। अब यहाँ से क्या करना है, तो सेकेंड इक्वेशन आपका कौन है, ये है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। एडिंग 1 और 2 दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यानी कि x और x ऐड हो जाएगा, 21x + 47x ऐसे ऐड करोगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम 21x + 47x। एक और तरीका है 21x + 47y = 110, है ना। एक है आपका 47x + 21y = 162। तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 718 4 to 68x प्लस ये भी आपका हो जाएगा 68y = 272, ठीक है। जब आप कॉमन लोगे 68 तो x + y = डिवाइड दे दोगे 272 को, तो ये आपका 4 आएगा। तो वही किए हुए यहाँ पे, है ना। तो ये इक्वेशन आपका 3 हो गया, ठीक है। ये जो है आपका ये इक्वेशन ही है ना, तो इसको ध्यान में देना है। ये जो है आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब x + y x - y ना आ गया, x + y = 4 है, x - y = 2 है। तो दोनों को जब सॉल्व करो तो x = 3 y = 1, ये तो बच्चा वाला है, आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये कर लोगे। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब इजी वे में लिखा हुआ है। इसमें दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला ना, इससे भी आप कर सकते हो। नेचर ऑफ रूट b² - 4ac डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट और नॉट। रियल रूट उसका है कि नहीं ये डिसाइड करता है ना। b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर आए, मान लीजिए 3 आ गया, तो ये हमेशा क्या देगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट देगा। क्या देगा, डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रियल रूट देगा, इमेजनरी नहीं, दो अलग अलग रियल रूट। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है, मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया और ये भी 0 ऑलरेडी है, तब ये 2 इक्वल रियल रूट देगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लीजिए ये नेगेटिव आ जाता है -1, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तब ये नो रियल रूट देगा, यानी कि तो क्या देगा, इमेजनरी। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये याद रखोगे, है ना। ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये कर लोगे। इससे क्वेश्चन जो भी है वो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है एनसीईआरटी का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। उसी को करके जाना है ना, वही सारे क्वेश्चंस आपका जो है एग्जाम में आएंगे, और जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं उसको भी करके जाना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स सच ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेड टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 4 है ना, तो डिफिनिट पैटर्न में है, यानी कि सेम है। 1 में 1 ऐड हुआ, 2 हुआ, 2 में 1 ऐड हुआ, 3 हुआ, और अगर हर एक बीच का कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालिएगा तो 1 ही निकलेगा। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो D जब निकालोगे तो A2 माइनस A1, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, हर एक पॉइंट में सेम होगा। उसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी हो, सारे में होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये लिखा हो, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना। कॉमन डिफरेंस जो है आपका, ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो देखिए प्रीसीडिंग टर्म इसमें ऐड हो रहा है ना, और सक्सीडिंग टर्म भी देखिए, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ये तो ऐड हो ही रहा है, प्लस सक्सीडिंग टर्म भी ऐड हो रहा है, d फिर 2d फिर 3d, है ना। तो ये हो गया अर्थमेटिक। आप लोग को समझ में पहले भी आ गया होगा अगर पढ़े होंगे, तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब समझना फाइनाइट AP क्या होता है। फाइनाइट AP मतलब उसका एक निश्चित पैटर्न है, मतलब जैसे कि लास्ट टर्म जो है ना निश्चित दिया हुआ रहेगा, है ना, फाइनली वो दिया हुआ ही रहेगा। लेकिन इनफिनाइट में क्या होगा कि नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 4 6, 8, उसके बाद डॉट 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 है, उसके बाद लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तो ये फाइनाइट AP हो गया। बस ये याद रखना है, जिसमें लास्ट टर्म होगा वो फाइनाइट AP होगा, और जिसमें लास्ट टर्म नहीं होगा वो इनफिनाइट AP होगा, ठीक है। nth term of an AP, the nth term of an AP which with first term A and common difference D is given by an is equal to A plus n minus 1 into D। तो ये फॉर्मूला किस में आपको हेल्प होगा, तो लास्ट टर्म निकालने में, है ना, फर्स्ट टर्म निकालने में, नंबर ऑफ टर्म निकालने में, कॉमन डिफरेंस निकालने में। तो ये इंटरकनेक्टेड होता है ना, अगर 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा तो चौथा चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। तो समझना है कि ये जो है कॉमन डिफरेंस होता है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, है ना, a मीन्स फर्स्ट टर्म, an मीन्स लास्ट टर्म, ये nth टर्म इसी को बोलते हैं, ये फॉर्मूला को। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। अब Sn मान लीजिए आपको निकालना रहेगा, तो Sn का जो है ना 3 फार्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। Sn का 3 फार्मूला, एक n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक n/2 a प्लस an, वही लास्ट टर्म an के प्लेस पे आप l भी लिख सकते हो। एक है S इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस al, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों जो है ना सेम है, ऐसा तो तीनों का वैल्यू सेम ही है, Sn सम ऑफ n टर्म, है ना। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल, है ना। ये चैप्टर अच्छे से करके जाओगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो थेल्स थ्योरम कंफर्म है कि आपका आएगा, वो कर लिए होगे, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है ये समझा देते हैं आपको। तो सिमिलर ट्राइंगल, और इसे एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है MCQ। तो सिमिलर ट्राइंगल कहने का मतलब है सिमिलर कब होगा, तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए होगे कॉन्ग्रुएंस, और 10th में क्या पढ़ना है, सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था, अगर आप याद है अगर आपको तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। कॉन्ग्रुएंस में अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और सेम साइज का इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसी पे एग्जैक्ट बैठ जा रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। उसी तरह एक सर्कल है और एक और सर्कल इसी सेम रेडियस का, है ना, सेम रेडियस का सर्कल, सेम एग्जैक्ट कॉपी है, अगर बैठ जा रहा है तब जाके वो कॉन्ग्रुएंस होगा। और सिमिलर मतलब क्या हुआ कि
अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल है, एक बिगर है, और दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सिमिलर फिगर हो गया, है ना। जैसे एक सर्कल स्मॉल है, एक बिगर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है पे नोट करके, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर आपका सिमिलर हो सकता है, बट सारा जो है सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में आपका जो है एंगल, अगर दो ट्राइंगल का दो एंगल आपस में इक्वल है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पे इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हो। तो दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल का देखिए, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ एंगल बी के इक्वल है। तो बाय ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी, है ना। फिर उसी तरह एस से अगर दो ट्राइंगल का एक एंगल और दो साइड प्रपोर्शन है, आपस में प्रोपोर्शनल है, तब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, तो बाई एस से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। उसी तरह ट्रिपल एस से कर लोगे, है ना। ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम, इसको भी कर लोगे। कन्वर्स तो नहीं पूछेगा, कन्वर्स पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपका जो आएगा बीपीटी आएगा। चलिए ये हो गया आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। फॉर्मूला मेन है इसमें, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप अच्छे से बना के आओगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये है आपका अब्सेसा एंड ऑर्डिनेट। अब्सेसा क्या होता है, तो जो एक्स एक्सिस में होता है ना, बस यही याद रखिए। जैसे कि ये ए एक्स एक्सिस में है ना, ये एक्स एक्सिस में, तो ये अब्सेसा हो गया, वही लिखा हुआ है। और ये जो कोऑर्डिनेट बी जो है ना वाई एक्सिस में, देखिए ये वाई में है, तो ये ऑर्डिनेट हो गया, याद रखना, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो हमेशा वाई एक्सिस में क्या लेना है, जीरो लेना है। यानी कि वाई का ऑर्डिनेट ये जो होगा, ये क्या लेना है, जीरो लेना है, हमेशा याद रखना है। एक्स एक्सिस में जब भी होगा कोई पॉइंट, तो वाई का वैल्यू क्या लेना है, जीरो लेना है। आप यहीं पे इमेजिन करो ना, अगर ये यहाँ पे है तो यहीं पे ना है वाई का वैल्यू जीरो, अगर ये यहाँ पे रहता तब जाके कुछ और होता। उसी तरह रिवर्स, अगर पॉइंट वाई एक्सिस में है तब एक्स जो अब्सिसा है उसको क्या लेना है, जीरो लेना है हमेशा, ठीक है। ये मेन पॉइंट हो गया आपका। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए ये तो पता ही होगा, ए बी, लेकिन याद रहना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑरिजिन एंड पॉइंट, तो क्या करना है ना, आप लोग को एक ट्रिक हम बताते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करके पतला कॉपी फार्मूला का बनाइए, उसको डेली पलटिए, फिर देखिए रिवाइज होते रहेगा और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ऑरिजिन एंड पॉइंट से जब निकालिएगा तो x2 माइनस x1 वही फार्मूला लगाइएगा, तब जाके आपका ये आएगा, ठीक है। ये यही सारा फार्मूला ऑरिजिन एंड कोई भी पॉइंट का, तो ये ऑन एक्स एक्सिस पे ये ए यूनिट होगा, याद रखना है, 1 मार्क्स का आ सकता है। ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है ना, तो हमेशा क्या आएगा, ए यूनिट ही आएगा। बी में अगर वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है, ऑरिजिन से अगर निकालना है तो बी यूनिट होगा, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू आइडेंटिफाई द गिवन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, सेक्शन फार्मूला तो पता ही होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, है ना, कॉमा m1। ये एक्स एक्सिस निकालने के लिए, जिसको अब्सेसा बोलते हैं, ये निकालने के लिए हेल्प होगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट, और ये वाई एक्सिस का पॉइंट निकालने में हेल्प होगा, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला तो पता ही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला है, कर लीजिएगा इसको, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस तरह का दे निकालने के लिए तो क्या करना है, एक ट्राइंगल इसका निकालना है और एक ये निकालना है ACD, तो दोनों ट्राइंगल का निकाल के ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ, स्क्वायर किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस क्या होता है, तो आइसोसेलेस का 2 साइड इक्वल होता है ना, ये सब सिंपल चीज़ है। अब ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन ट्रिगो से बच्चे लोग भागते हैं, इससे भागना नहीं है ना, इसको अच्छे से करना है। मेन है इस पर फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, जैसे कि ये जो है ना, इसका ऑपोजिट जो साइड होता है परपेंडिकुलर हमेशा होता है, ठीक है, याद रखना है ये। और ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट ये हाइपोटेनस होगा, है ना। तो अगर ये थीटा लेंगे तब, कहने का मतलब परपेंडिकुलर कब होगा, अगर ये थीटा होगा तब ये परपेंडिकुलर होगा, और ये अगर थीटा होगा
है ना। ये अगर फाई हम लेते हैं तो फाई का ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये माइंड में रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। माइंड ट्रिक एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप ये भी कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मान लीजिए आपको साइन का निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा रहे या फाई रहे कुछ भी रहे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है। ऑपोजिट फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपका टेबल है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कॉसेक थीटा का क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 बाई टेन थीटा, ऑपोजिट, है ना। टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये याद रखना, ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं, ये रूल ही है। प्रूफ कीजिएगा तो आ जाएगा इक्वल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है आपका देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या होता है 1, इसी को जब पलट देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिख के प्रैक्टिस करना है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी को इधर जैसे ये प्लस में है ना, और ये भी प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, सब वही चीज़ है। तो इसको आप लोग कर लोगे। हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये जो है अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऊपर ए को देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट हो गया, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, सब कुछ लिखा हुआ अच्छे से। एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, और ये सी में देख रहा है, तो ये हाइट BC हो गया, है ना। तो यहाँ पे जब देखेगा तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये इक्वल होता है ना। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज। याद रखना बहुत मेन पॉइंट है ये, कि अगर ऑब्जर्वर मूव करता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करने लगता है ना। एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर भागता है तब जो है डिक्रीज करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये धीरे धीरे जो है ऑब्जर्वर इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन में बताते हैं, ये धीरे धीरे नज़दीक जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बढ़ेगा, है ना। एंगल जो है इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो एंगल जो है डिक्रीज होगा। मान लीजिए पहले 60 था तो बाद में 30 हो जाएगा, दूर जाएगा तो, है ना। तो ये हो गया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मेन है, इसमें भी सिर्फ फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4। अच्छा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है समझिए, ये टोटल कितना है 360 डिग्री, तो एक पार्ट जो हुआ ना ये हुआ 90 डिग्री, यही होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक, है ना। उसी तरह ये भी हो जाएगा क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला से ही निकलता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 हाफ हो जाता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1 वही चीज़ है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और प्रोटेक्टर पाई आर प्लस 2r। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो सर्कल क्या क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब क्योंकि ये आधा है तो इसको क्या करोगे डिवाइड दे दोगे 2 से, है ना, तो 2 ये पाई आर हो गया। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन ये जो है आपका डायमीटर ये कहाँ जाएगा, ये तो सिर्फ सरकमफ्रेंस का है ना, तो डायमीटर का क्या हो जाएगा प्लस आर, तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग का क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, तो ये देख लोगे। लेंथ ऑफ आर्क मान लीजिए ये निकालना है आपको, आर्क सिर्फ, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, है ना, तो इससे आपका निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, तो ये सेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर, है ना, तो ये सेक्टर जो भी थीटा दिया हुआ रहेगा वो तो ठीक है, तो बस फार्मूला में पुट कर देना थीटा बाई 360, ऐसे भी लिख सकते हो इस फार्मूला को, इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर OACBO वही चीज़ है, वही चीज़ नहीं मतलब ये अलग फार्मूला है, देख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सब कुछ सब फार्मूला जो है दिया हुआ है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिस्टेंस मूव बाय अ व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। एक पूरा
रिवोल्यूशन कवर करेगा तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो इसको बोलते हैं सेगमेंट, तो सेगमेंट का फॉर्मूला आपका ये होता है ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मान लीजिए ये आपको मेजर निकालना है, तो मेजर कैसे निकलेगा, ये पूरे सर्कल में ये माइनर को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये मेजर निकल जाएगा, है ना। ये सेक्टर निकलेगा, तो मेजर निकालने के लिए पूरा निकलेगा ना मेजर, ये आपका माइनर सेगमेंट हुआ, तो ये भी होगा बाहर वाला, तो पूरे एरिया में माइनस कर देंगे अगर हम माइनर सेगमेंट, तो आपका निकल जाएगा। तो सारा कुछ दिया हुआ आप लोग देख लोगे। टेबल फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी चैप्टर का जो खेला है ना, ममता बनर्जी बोलती है ना बंगाल में खेला होबे, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में भी खेला होने के लिए, यानी कि अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, तब खेल पाओगे अच्छे से इस चैप्टर को। तो ये क्यूबॉइड का दिया हुआ 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये क्या है टोटल एरिया, है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब का क्या होता है, तो 6a स्क्वायर होता है, वॉल्यूम ए क्यू हो जाएगा। राइट सर्कुलर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लोगे। होलो सिलेंडर का भी दिया हुआ, बहुत अच्छे से लिखे हुए इसमें। स्टैटिस्टिक का भी फॉर्मूला आपका दिया हुआ है सारा, ये तो पढ़े ही होंगे। एम्पिरिकल फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का आ सकता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसको लर्न करके जाओगे, ये तो सब करके जाता है ना, ये तो सब पढ़ता है, ये तो ईजी है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इफ़ एस बी द सैम्पल स्पेस, अगर कोई एस सैम्पल स्पेस है ना, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये समझ सकते हैं। एंड ई बी द इवेंट स्पेस, और ई जो है इवेंट स्पेस है, यानी कि होने का संभावना। अगर कोई सिक्का को उछालते हैं तो हेड या टेल आने का जो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उसका 2 हुआ, लेकिन आने का चांसेस क्या है, या तो हेड है या तो टेल है ना। तो वही है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा। पॉइंट यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिनट, ठीक है। ये जो है ना, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट 1 से जो है छोटा होगा या इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, ऑलवेज, हमेशा, ये रट लीजिए, इसको समझ लीजिए, है ना। अगर इफ p इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इवेंट अगर 0 आता है ना, तो ये वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ e अगर 0 आता है तो हमेशा क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज 1 देन इट इज श्योर इवेंट। अगर 1 आता है प्रोबेबिलिटी कभी भी, तो क्या होगा, 1 होगा। इफ e इज एन इवेंट देन नॉट e डैश इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर e कोई इवेंट है तो ये जो है जरूरी नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, सो ई डैश, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री का ये साइन है, आप देख सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये फॉर्मूला होता है, लर्न कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई कम्प्लीमेंट, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव, इवेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल स्पेस, जैसे कि अगर एक सिक्का के बारे में एक सिक्के के बारे में तो हम बता दिए, अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तब क्या होगा। तो ट्री बनाना आपको हम सिखाते हैं, अगर 2 सिक्के को अगर आप उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन बनाओगे कैसे ट्री, है ना, क्योंकि मान लीजिए 3 का पूछ दिया, तब हेड टेल लिखने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो बस ये याद रखना, अगर 2 सिक्का को उछालोगे तो 2 का पावर 2, तो यानी कि 4 हो जाएगा, है ना। और 3 सिक्के को उछालोगे 2 का पावर 3, तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन क्या क्या होगा इसमें भी आपको ट्रिक बताते हैं निकालना, जैसे हेड या टेल होने का संभावना, जैसे कि एक सिक्का या तो हेड होगा या टेल होगा। तो जब 2 कॉइन को हम उछालेंगे तो तब क्या होगा, है ना, टॉस करेंगे तो यहाँ पे हेड लिखते हैं, यहाँ पे टेल, तो क्या हो सकता है, हेड हेड, है ना, टेल हेड, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हेड टेल, फिर ये टेल टेल। तो देखिए हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, ये हो गया आपका। जब 2 कॉइन को जब टॉस करोगे तब, 3 कॉइन को जब टॉस करोगे तो क्या होगा, देखो हमको भी भूख लग गया है ना बोलते बोलते। 3 कॉइन को जब टॉस करोगे तो क्या होगा, तो एक कॉइन यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो है हेड लिखते हैं, है ना, फिर यहाँ पे हेड टेल, सॉरी यहाँ पे टेल होगा, फिर यहाँ पे जो है
हेड लिखोगे, है ना, फिर यहाँ पे टेल लिखोगे, यहाँ पे हेड लिखोगे, यहाँ पे टेल लिखोगे। इसी तरह जब आप बनाओगे हेड 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 टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, है ना, टेल टेल टेल, तो 8 बार आएगा, 8 टाइम्स, और यही फॉर्मेट में आपको मिलेगा, है ना। तो ये एक तरीका है बनाने का, देख लोगे। तो यहाँ पे लिख भी दिए, एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है 2 आउटकम्स आता है, 2 कॉइन को जब टॉस किया जाता है 4 आउटकम, एंड 3 कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो 8 का आउटकम्स, यहाँ पे 4 होगा। डाइस, लूडो तो देखे ही होंगे आप लोग, जो लूडो का गोटी होता है, बचपन में खेले होंगे या फिर अभी भी खेल रहे होंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है लूडो का, 1 का, तो 6 होता है जब एक लूडो का गोटी उछालते हैं, है ना, टॉस करते हैं। जब फेंकते हैं डाई को तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हुआ। लेकिन 2 कॉइन को जब हम 2 डाइस को जब हम थ्रोन करेंगे, फेंकेंगे, तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो या तो 1 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 1। तो ये बनाने का तरीका है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, है ना। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि ऐड करने पे 4 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 डाई को जब एक साथ फेंकते हैं तो सेम नंबर आने का क्या पॉसिबिलिटी। तो देखिए 1 1 2 2 ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 1/6 आंसर, है ना। तो इसी तरह का सारा का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कार्ड के बारे में ना। टोटल जो है 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें से 26 जो होते हैं रेड होते हैं, तो 13 डायमंड रेड होता है और आपका 13 हार्ट रेड होता है ना। ये ओरिजिनल फिगर आपको दिए हुए देख रहे हैं, कोई खेले हो कि नहीं। अगर कोई खेले होगे तो ज़रूर मैसेज करना, है ना, हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा जो ये सब खेलता है, ठीक है। तो 13 स्पेड ब्लैक होते हैं एंड 13 क्लब ब्लैक होते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 26 ब्लैक एंड 26 रेड, ठीक है। तो ये कॉपी में नोट कर लेना है, ये आपका क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ओके। नेक्स्ट, टोटल जो फेस कार्ड होते हैं 12 होते हैं, है ना। तो हर देखिए यहाँ पे 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, तो ये तीनों मिला के कितना हो गया, 12 फेस कार्ड। इसी को फेस कार्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 4 एक्का होते हैं। ईच सूट कंटेन 1 एक्का, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। हर एक सूट में जो है एक एक्का होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। एंड 9 नंबर्स आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका नंबर रहता है, ठीक है। देयर आर 12 फेस कार्ड्स, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। आप लोग वीडियो को शेयर करें, है ना, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ वीडियो नहीं देखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के लिए, ताकि आपको पता चल सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो भी आएगा। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।